नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज का नया टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में हम जो कंप्यूटर की मास्टर सीरीज है उसमें आगे बढ़ते हुए नया टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। पहला वीडियो आपने बहुत सारा प्यार दिया है और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग नए वीडियोज़ के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम होता क्या है कि डीएसए जो है इज़ द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर इफ़िशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, डीएसए जो है वो कंप्यूटर विज्ञान की आधारशिला है जो कुशल समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। मतलब किसी भी समस्या समाधान के लिए कुशल पूर्वक समाधान करने के लिए ये एक आवश्यक होती है। इसको कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म है डीएसए। ठीक है, अब व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इफिशिएंटली। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा को कुशलतापूर्वक संगठित और संग्रहित करने का तरीका। मतलब डेटा को अच्छे ढंग से स्टोर करना और उसको संगठित करना, मतलब ग्रुप्स में या मतलब कैसे भी फाइल नेम से आपको जो है अच्छे ढंग से रखना और उसको स्टोर करना। ठीक है, वो कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। अब आता है व्हाट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती है। एल्गोरिदम क्या होता है कि एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है, उसे कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, अब वाई स्टडी डीएसए। डीएसए हमें क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब अभी तक हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा हमने, फिर उसके अंदर हमने एसक्यूएल पढ़ा, इसके बाद में डीएसए पढ़ रहे हैं। तो इस इन सब की आवश्यकता क्यों है। तो डीएसए इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कोडिंग इफ़िशियंसी। क्या करती है डीएसए जो है, समाधान कौशल और कोडिंग दक्षता को बढ़ाता है। मतलब समाधान कौशल को बढ़ाता है और कोडिंग स्किल को, इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है डीएसए। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज़ एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। क्या है कि ये तकनीकी साक्षात्कारों और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। मतलब जो तकनीकी साक्षात्कार होते हैं उनके लिए आवश्यक है, और बाहरी दुनिया में जो भी इस्तेमाल होता है आजकल, तो देखिए कंप्यूटर का इस्तेमाल है ना, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो इसके लिए इसका डीएसए का जानकारी जो है हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जिसको ये आता है ना, वो आज का ज़माने का शहंशाह है, और धीरे धीरे ये सब आम बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार। सबसे पहला आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी रेखीय डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी रेखीय डेटा, गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस। मतलब रेखीय क्रम में एलिमेंट्स जो है वो रखे जाते हैं, उसको कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल है इसका कि अरेज, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स और क्विजेज। ठीक है, ये कहलाते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल और इंटरकनेक्टेड मैनर। मतलब देखिए स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, तो इसमें क्या है कि हायरार्किकल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रखे जाते हैं और इंटरकनेक्टेड मैनर में रखे जाते हैं। ठीक है, तत्वों को पदानुक्रमित या आपस में मिले जुले तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ट्रीज़ हो गए, ग्राफ्स हो गए। ठीक है, ट्रीज़ के स्टाइल में जो भी रखे जाते हैं वो हायरार्की टाइप में रखे जाते हैं, और ग्राफ में रखे जाएंगे वो भी एक इंटरकनेक्टेड फॉर्म में रखे जाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये कहलाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
सबसे पहले लीनियर वाले में पढ़ेंगे, तो लीनियर वाले में सबसे पहले हमने पढ़ा था एरेज। एरेज क्या होते हैं? तो एरेज इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, एरेज समान प्रकार के तत्वों का संग्रह है जो निरंतर मेमोरी स्थानों पर संग्रहित होते हैं। क्या है कि समान प्रकार के तत्वों का संग्रह होता है, उसे कहते हैं एरेज। ठीक है, जो निरंतर मेमोरी स्थानों पर संग्रहित होते हैं, मतलब जहाँ पे मेमोरी स्थान होते हैं वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं एरेज। ठीक है, दूसरा आता है एडवांटेज ऑफ एरेज, मतलब एरेज का इस्तेमाल क्या है, वो क्यों लाभदायक है। तो इजी टू एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स मेमोरी इफिशिएंट। ठीक है, क्या है कि इंडेक्स का उपयोग करके तत्वों तक आसान तरीक़ा से पहुंचने में आसानी होती है। क्या होता है कि इनका एरेज का उपयोग करके हम जो है तत्वों तक जो है आसान तरीके से हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरा आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होते हैं एरेज के? तो ये फिक्स्ड सैचुरेशन एंड डिलीशन आर कॉस्टली। ठीक है, अनिश्चित आकारत्व जोड़ना और हटाना महंगा होता है। क्या होता है कि इनमें जो है जो एरेज होते हैं इनमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करते हैं, मतलब इनको जोड़ते या घटाते हैं, तो इसमें जो है अलग टाइप का एक क्या होते हैं पार्ट्स को हमें ऐड करना पड़ता है जो काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट कौन सी होती हैं? लिंक लिस्ट जो होती हैं, लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट। मतलब क्या है कि लिंक लिस्ट एक रेखीय डेटा संरचना है जिसमें प्रत्येक तत्व अगले तत्व की ओर इशारा करता है। क्या करता है कि एक तत्व दूसरे से रिलेट होता है और वहाँ से वो अगले तत्व की ओर इशारा करता है कि हम आ गए और अगला ये आने वाला है। ठीक है, ये होती है लिंक लिस्ट। अब टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट कौन सी है? लिंक लिस्ट के प्रकार कौन से हैं? सबसे पहले होती है सिंगली लिंक, फिर होती है डबली, दूसरी होती है सर्कुलर। ठीक है, तो सिंगली किसे कहते हैं, डबली किसे कहते हैं और सर्कुलर किसे कहते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, अब आता है स्टैक, मतलब पहले होती है एरेज, फिर आती है लिंक लिस्ट। ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आता है स्टैक। स्टैक फॉलोज लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। मतलब जो स्टैक होता है वो लास्ट इन और फर्स्ट आउट को जो है फॉलो करता है, प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आखिरी अंदर और सबसे पहले वाला जो होता है वो बाहर रहता है, इस सिद्धांत का पालन करता है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल है प्लेटों का ढेर। प्लेटों का ढेर क्या है कि जब हम प्लेट्स धोते हैं, ठीक है, धोते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि पहले वाली प्लेट जो होती है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाती है, और जो लास्ट प्लेट धोई वो सबसे ऊपर पहुंच जाती है। तो प्लेट के ढेर में क्या होता है कि लास्ट वाली फर्स्ट में आ जाती है और फर्स्ट वाली लास्ट में हो जाती है। इस प्रिंसिपल पे स्टैक जो है वो वर्क करता है। ठीक है, अब आता है क्यू। क्यू क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहला अंदर और पहला बाहर, मतलब पहला अंदर और पहला बाहर सिद्धांत का पालन करता है। क्या होता है कि जैसे टिकट काउंटर पर कतार, क्या है कि टिकट काउंटर पर जब कोई लाइन लगती है, हम टिकट लेने जाते हैं, तो हम सबसे पहले अगर हम लाइन में लगे हुए हैं तो पहले हमें टिकट मिलेगी, और जो हम लास्ट में लगे हैं तो हम लास्ट में टिकट लगेगी। इस जो मतलब सिद्धांत पे क्यू कार्य करता है, क्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ क्यू। क्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिंपल क्यू, और दूसरा है सर्कुलर क्यू, है ना, और प्रायोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यू। मतलब कितने प्रकार के होते हैं क्यू होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहला सिंपल क्यू, दूसरा है सर्कुलर क्यू, तीसरा है प्रायोरिटी क्यू, और फिर आता है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। अब आता है ट्री है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल। ठीक है, नॉन लीनियर में ट्री आता है। ट्री जो होती है, अभी हमने बताया था कि ट्री और ग्राफ जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। और ट्री जो है एक हायरार्की दिखाता है, जो एक दूसरे से मिलते जुलते टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्री के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विद हायरार्किकल रिलेशनशिप। ठीक है,
ट्री एक गैर रेखीय डेटा संरचना है जिसमें पदानुक्रमित संबंध होते हैं। मतलब जैसे आप एक ऑफिस में हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय एक हायरार्की में बंधे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पियोन होगा जो ग्रुप डी का होगा, फिर आता है ग्रुप सी का बाबू, फिर आता है ग्रुप बी का लेवल का अधिकारी, और फिर आता है ग्रुप ए का अधिकारी, ठीक है। ऐसे जो है वो एक ट्री की फॉर्म होती है, ठीक है। अब रूट नोड इज़ अ टॉप मोस्ट नोड, ठीक है। रूट नोड जो होती है सबसे ऊपरी नोड होती है। मतलब जो रूट नोड होती है, मतलब जो सबसे ज़मीनी वाली होती है, वो नोड होती है, वो सबसे ऊपर रखी जाती है हायरार्की में, ठीक है। ये होता है, इसको कहते हैं ट्री। अब आता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? ये अ ट्री वेयर ईच नोड हैज़ मोस्ट 2 चिल्ड्रन। मतलब एक ट्री जिसके प्रत्येक नोड के अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। मतलब जो हायरार्की वाला पिरामिड टाइप में बना हुआ है, उसमें क्या होता है कि एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, एक ट्री है, एक तो ऐसे, तो इसके क्या है कि 2 बच्चे हो सकते हैं। मतलब एक, फिर इसके नीचे एक, फिर इसके नीचे एक, ठीक है। इसके अधिकतम जो है 2 बच्चे हो सकते हैं, इसको कहते हैं बाइनरी ट्री। अब आता है बाइनरी सर्च ट्री, यानी BST। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि बाइनरी BST इज़ अ बाइनरी ट्री विद ऑर्डर एलिमेंट्स। मतलब एक बाइनरी ट्री जिसमें तत्व जो होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं, जैसे लेफ्ट चाइल्ड, पेरेंट, फिर राइट चाइल्ड, ठीक है। बायां बच्चा, फिर अभिभावक, फिर दायां बच्चा, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है इसमें इसमें क्या रहेगा कि सॉरी, इसमें जो है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बायां बच्चा ये लेफ़्ट चाइल्ड हो गया, लेफ़्ट चाइल्ड, और इसमें क्या हो गया राइट चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हो गया पेरेंट। ये जो होता है बाइनरी ट्री हो गया, बाइनरी ट्री, BTS, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। अब आता है हीप। हीप क्या होता है? हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री यूज टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्वीज। क्या होता है कि हीप एक पूर्ण बाइनरी ट्री है जिसका उपयोग प्राथमिकता क्यूज़ को लागू करने के लिए किया जाता है। क्यूज़ के बारे में अभी हमने बताया था कि क्यूज़ क्या होते हैं कि जो जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, उसको फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है ना क्यूज़। तो हीप क्या करता है कि हीप एक पूर्ण बाइनरी ट्री है जिसका उपयोग प्राथमिकता क्यूज़ को लागू करने के लिए किया जाता है। मतलब क्यूज़ को लागू करने के लिए जो बाइनरी ट्री यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं हीप। अब नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बारे में क्या है कि ग्राफ इज़ अ सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। क्या है कि ये जो है एजेस कनेक्टेड होते हैं जिसके जिस एलिमेंट्स के नोड्स जो हैं, नोड्स मतलब क्या होता है कि जिसके पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो कहलाता है ग्राफ। ग्राफ नोड्स का एक सेट है जो किनारों से जुड़े होते हैं, मतलब जिसकी साइड्स जो हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। यह इट कैन बी डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड। यह जो है निर्देशित या अनिर्देशित हो सकते हैं। मतलब निर्देशित भी किए जा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो जाते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं ग्राफ। अब एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होती हैं? एल्गोरिदम एनालिसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। एल्गोरिदम का मतलब समझ गए थे आप कि एल्गोरिदम में होता है गुणा भाग जोड़ घटाना, जो भी होता है ये सारा जो है जितनी भी गणनात्मक इकाइयाँ होती हैं, जो मेजरमेंट्स होते हैं, वो रखे जाते हैं एल्गोरिदम में, ठीक है। इवेल्युएटिंग द इफ़िशियंसी ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम जो है कि दक्षता का मूल्यांकन करना होता है। विश्लेषण क्या है कि एलिमेंट की एल्गोरिदम का क्षमता का जो मूल्यांकन होता है उसको कहते हैं एल्गोरिदम विश्लेषण। और क्या है? बेस्ड ऑन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। क्या है कि समय और स्थान जटिलता के आधार पर एल्गोरिदम एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि समय जटिलता ये होता है कि टाइम टेकन बाई एन एल्गोरिदम टू रन। मतलब क्या है कि एल्गोरिदम द्वारा निष्पादित होने में लगने वाले समय को कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कोई भी जो हमने कमांड दी है
ठीक है, उसमें हमें कितना समय लगता है, जैसे हमें जोड़ना है, घटाना है, कोई भी टेबल दी गई है, ठीक है, उस टेबल का हमें सम निकालना है, उस टेबल का हमें सब्सट्रैक्शन करना है कि जितने पॉइंट्स हमने चढ़ाए हुए हैं उस पॉइंट्स में हमें उन सब का जोड़ निकालना है। तो उसमें जितना भी समय लगता है उसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्थान जटिलता। स्थान जटिलता का मतलब है कि मेमोरी यूज्ड बाय एन एल्गोरिथम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। क्या है कि जितनी भी मेमोरी एल्गोरिथम के समय यूज होती है उसको कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब निष्पादन के दौरान एल्गोरिथम द्वारा उपयोग की गई मेमोरी। मतलब जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके समय पे हमने एल्गोरिथम जो भी हमने करी है, ठीक है, उसके समय पे हमने कितनी जो है डेटा के समय पे हमने कितनी मेमोरी इस्तेमाल की है, ठीक है, उस मेमोरी को बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट आता है बिग ओ नोटेशन, है ना, बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या होता है, बिग ओ संकेतन किसे कहते हैं, ठीक है, बिग ओ डिस्क्राइब द रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बिग ओ सबसे खराब स्थिति की समय जटिलता को दर्शाता है। मतलब क्या है कि बिग ओ समझिए, बिग जीरो समझिए, ठीक है, ये क्या है कि जैसे जब भी हमने कोई एल्गोरिथम को हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कमांड दिए हैं कि हमें जो है इसका सम निकालना है और हमने अपने एम्प्लॉयज़ में क्या करना है, सैलरी को बांटना है और उस सैलरी में जो है हमने डेटा दे रखा है, और डेटा को हमने जोड़ना है और कितना हमें बचेगा इतना हमको देखना है। और उसमें क्या है कि जब भी स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन होता है, जितनी ख़राब स्थिति होती है उसको कहते हैं बिग ओ नोटेशन। ठीक है, उसमें जितना समय लगता है, और समय लगता है अगर सबसे ज़्यादा मतलब स्लो वर्क कर रहा है तो क्या कहेगा, बिग ओ नोटेशन कहलाता है वो समय। ठीक है, अब आता है कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। ठीक है, तो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या कहते हैं, सामान्य समय जटिलताएं कौन सी होती हैं। सबसे पहला आता है जीरो, यानी जीरो, जीरो जो वन है ना, फिर जीरो है लॉग एन फिर आता है एन, फिर आता है एन की पावर टू, फिर आता है ना, ये हिंदी में है। ठीक है, तो पहला आता है कांस्टेंट, फिर लॉग एन मतलब लॉगरिदमिक, ठीक है, फिर आता है एन मतलब लीनियर, फिर आता है एन की पावर टू यानी क्वाड्रेटिक। ठीक है, मतलब सबसे पहला स्थिर, फिर होता है लघुगणकीय, फिर होता है रेखीय और फिर आता है वर्गीय। ठीक है, ये जो हैं सामान्य समय जटिलताएं हैं। ठीक है, इनको कहते हैं क्या, सामान्य समय जटिलताएं। जब भी आप पढ़ते हैं या कंप्यूटर में कोई भी सॉल्व करते हैं कुछ भी, ठीक है, तो इनमें जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ड पैड और जो भी टेबल वाली हम लोग क्लास करते हैं, तो उसमें हमें ये समझ में आता है कि हमें कुछ भी एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेशन करना है, तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं कि हमें लॉग एन लगाना है कब, एन लगाना है कब, एन स्क्वायर कब लगाना है ना, या वन कब रखना है। तो ये चीज़ें कहलाती हैं सामान्य समय जटिलताएं। नेक्स्ट आता है सर्चिंग एल्गोरिथम, है ना, सर्चिंग एल्गोरिदम जो होती हैं उस किसे कहते हैं, तो सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट इन अ डाटा स्ट्रक्चर। क्या कहता है कि सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर में किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी हमें खोजना है तो उसको हमें सर्च करना पड़ेगा, और जब उसको हम सर्च करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम, ये कहलाता है सर्चिंग। सर्च करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सर्चिंग, मतलब सर्चिंग के टाइप कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है लीनियर सर्च, दूसरा आता है बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च मतलब रेखीय खोज, दूसरा है बाइनरी खोज। ठीक है, अब लीनियर खोज क्या होती है, लीनियर सर्च किसे कहते हैं, तो लीनियर सर्च मतलब जो होता है सर्च ईच एलिमेंट वन बाय वन, मतलब प्रत्येक तत्व को एक एक करके खोजना कहलाता है लीनियर सर्च। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी जीरो एन डाला और समय जटिलता हमने निकाल ली। ठीक है, जीरो एन डाला हमने और क्या करा कि हमने समय जटिलता हमने निकाल दी। ऐसे हम जो है वन बाय वन करके
खोज सकते हैं वो कहलाता है, वन बाय वन करके खोजने को कहते हैं हम लीनियर सर्च। दूसरा आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? सर्च बाय रिपीटली डिवाइडिंग द सॉर्टेड एरे, मतलब क्रमबद्ध एरे को बार बार विभाजित करके खोज करना, यानी लॉग एन लगा के समय जटिलता को निकाल देना। मतलब जितनी भी हमारा डेटाबेस में हमें निकालना है कि समय जटिलता निकालनी है हर टेबल की, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लॉग एन डाल देंगे। लॉग एन हमने कमांड दी, उसके बाद में हमने समय जटिलता एक साथ में हमारी निकल के आ जाएगी, वन बाय वन हमें नहीं करना पड़ेगा। ये कहलाता है बाइनरी सर्च, ठीक है। अब आता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब हमें क्या करना है, डेटा को, कोई भी डेटा दिया गया है उनको एक हम स्पेसिफिक ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, कि जैसे घटते क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में करना है, ABCD के रूप में लिखना है, ठीक है। तो वो क्या करना है कि वो कहलाता है डेटा मतलब सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर आता है। सॉर्टिंग का अर्थ होता है डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना, विशेष क्रम में जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। आपको आसान लगे, जैसे आपने कोई भी डेटा को कोई भी वैल्यूज़ दी गई हैं 0 से लेकर 100 तक, तो इनको क्या करना है कि आपको एक सीक्वेंस में रखना है या क्रमबद्ध रखना है। तो जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके लिखते जाना है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। 100 to 0 करना है तो 100 99 98 97 ऐसे करके लिखना है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्या है, नेम से लिखना है, तो एक A से लेके Z तक हमें क्रमबद्ध करके लिख देने को की प्रक्रिया को हम कहते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है या कोई आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में आप कोई सुधार चाहते हैं तो भी आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं कि सर आपको ये चीज़ में, इस चीज़ में सुधार करना है या हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। और आपको कुछ भी जो भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में वो भी हमें बताएं कि ये पॉइंट हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। इससे क्या होगा कि वीडियो और बेहतर ढंग से हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। अब क्या है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, मतलब सॉर्टिंग के प्रकार कौन से हैं। सबसे पहले है बबल सॉर्ट, दूसरा है सिलेक्शन सॉर्ट, तीसरा है इंसर्टसन जो सॉर्ट होता है, फिर आता है मर्ज सॉर्ट, और फिर आता है क्विक सॉर्ट, ठीक है। मतलब ये 5 प्रकार के हो गए कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ठीक है। ये जो हैं सॉर्टिंग के प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट किसे कहते हैं? तो बबल सॉर्ट जो होता है कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप इफ़ नीडेड, मतलब पास पास के तत्वों की तुलना करना और आवश्यकता होने पर अदला बदली करना, ठीक है। जैसे पास पास के एलिमेंट जो भी हैं उनकी आपस में तुलना करना, और अगर आवश्यकता होती है कि हमें 10 वाला 9 की जगह रखना है और 9 वाला 10 की जगह रखना है, तो क्या करेंगे, हम इनकी अदला बदली करते हैं। इसको कहते हैं बबल सॉर्ट। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन सॉर्ट यानी चैन सॉर्ट। चैन सॉर्ट में क्या होता है कि सिलेक्ट मिनिमम एलिमेंट एंड स्वैप विद द फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि न्यूनतम तत्व का चयन करना और उसे पहले स्थान पर रखना या अदला बदली करना। तो क्या होता है कि जैसे कोई 100 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है कि हमें मिनिमम वैल्यू रखनी है, मतलब 1 को रखना है, ठीक है। और अगर एक पहले स्थान पर नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसको अरेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे। इसको कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। अब आता है इंसर्शन सॉर्ट यानी प्रविष्ट सॉर्ट। प्रविष्ट सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्ट एलिमेंट इनटू देयर करेक्ट पोजीशन, मतलब क्या है कि तत्वों को उनके सही स्थान पर प्रविष्ट करना। जैसे हमने ABCD लिखी हुई है, अब H जो है 8वें नंबर पे आता है और लिखा हुआ है कहाँ पे, 10वें नंबर पे। तो क्या है कि हमें वैल्यू उस हिसाब से प्रविष्ट करनी है, मतलब ऐसे रखनी है कि हमें H को 8वें नंबर पर ही पहुँचाना है, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। अब आता है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट किसे कहते हैं, डिवाइड द एरे एंड सॉर्ट एंड मर्ज देम, ठीक है। एरे को विभाजित करो और सॉर्ट करो फिर मिलाओ, ठीक है। क्या करेंगे कि एरे जो होता है, एरे को पहले डिवाइड करो,
फिर सॉर्ट करो, फिर उसके बाद में मर्ज कर दो। कि मतलब क्या है कि कोई भी एरे को हमने लिया, ठीक है, एरे को लिया, उसके बाद में हमने क्या करा, डिवाइड किया। डिवाइड करने क्या करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब क्या करें, उनको हमने सॉर्ट किया। सॉर्ट करने का मतलब एक निश्चित उसमें वैल्यू में हमने रख दिया कि ए से ले असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर में हमने एक निश्चित ऑर्डर में हमने सेव कर दिया। अब क्या करना है कि मर्ज करना है, मतलब सेम जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं या एक दूसरे से संबंधित हैं, उनको क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया। मर्ज करने से क्या है कि हमारी जो रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज़ है वो कम हो जाएगी और हमारा जो डेटा है वो एक अच्छा और सुचारू ढंग का डेटा जो है वो तैयार होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मर्ज सॉर्ट। अब आते हैं हम क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, डिवाइड एंड कंक्वर द चूजिंग ए पाइवट एलिमेंट। क्या होता है कि पाइवट एलिमेंट को चुनकर विभाजित करना और जीतने की रणनीति बनाना। क्या करते हैं कि एक पाइवट एलिमेंट जो होता है, जो ऐसा एलिमेंट जो सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है, पाइवट एलिमेंट क्या कहलाता है कि जो सबसे डिफरेंट है, उसको हमने चूज़ कर लिया। उसको हमने चूज़ करके उसको विभाजित किया। विभाजित करने के बाद में एक रणनीति बना के उसको हमने सुनिश्चित करके एक उसमें हमने सॉर्ट अरेंज कर दिया। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में मतलब एक किसी को हमने पाइवोट बना दिया और उसके माध्यम से हमने सारे को अरेंज कर दिया, पूरे डेटा को हमने अरेंज कर दिया। इसको बोलते हैं क्विक सॉर्ट। अब आता है रिकर्जन। रिकर्जन मतलब पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या क्या होता है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ टू सॉल्व स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। क्या करते हैं कि किसी समस्या को छोटे उप समस्याओं में हल करने के लिए स्वयं को कॉल करने वाला फंक्शन। मतलब कोई भी मतलब समस्या है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कोई एरर आ गया है ना, कोई एरर आ गया, हमने फाइल सेव करी और फाइल सेव नहीं हो रही है ना, तो उसको क्या करेंगे, उसकी वजह से हमने क्या करा, उसको छोटे छोटे उसमें पार्ट में डिवाइड करा। या तो जैसे मेमोरी की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो हमने क्या करा, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट में डिवाइड करने के बाद में उसने स्वयं को कॉल करके, मतलब एक छोटे पार्ट को हमने डिवाइड करके हमने अलग रख दिया कि ये वाली जो है हमारी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमने अलग रख दिया। तो इसको बोलते हैं रिकर्जन, मतलब पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति में क्या रहेगा कि हमारा पुनरावृत्ति भी ना हो और डेटा जो है हमारा सेव भी हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, तो रिकर्जन का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति यानी दोहराने की प्रक्रिया को कम करना। ये ऐसी समस्याएं हमें नहीं उपलब्ध हो नहीं करनी है जो कि हमारे डेटा को समझने में, स्टोर करने में कोई भी दिक्कत आए। समझ गए आप? ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या हैं? सबसे पहला है डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब डेटाबेस प्रबंधन में डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। दूसरा आता है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जितने होते हैं उन सब में डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उन सब में जो है डेटाबेस का इस्तेमाल, वो डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अवश्य होगा। ठीक है, ये सारे हमने, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अभी हमने इंटेलिजेंस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, आगे आने वाले समय में हम बनाएंगे। ठीक है, जब भी इसका मतलब एक दूसरे से टॉपिक रिलेट करके हम पढ़ाते जा रहे हैं। आज हमें ये मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके में भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें अभी। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के उपयोग क्या है? सबसे पहला आता है सर्च इंजन, दूसरा है रोबोटिक्स और तीसरा है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में भी हम एल्गोरिदम का यूज करते हैं। क्रिप्टो करेंसी हमने अभी चली थी बहुत ज़्यादा, बिटकॉइन जैसे। ठीक है, बिटकॉइन का इस्तेमाल होता था कि क्या है, क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो हम जो है एक समय में इकट्ठी करते हैं और फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू बढ़ती है या उसका जो भी है। अभी जैसे जियो स्फीयर पे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, ये जियो कॉइन्स मिल रहे हैं। अब जियो कॉइन्स भी एक तरीके से अभी क्रिप्टो करेंसी है, ऐसी करेंसी जिसका इस्तेमाल आज नहीं है, हो सकता है कल आने वाले समय में इसका इस्तेमाल हो जाए। इसका इस्तेमाल होता है और ये
जो है कैसे संभव है, ये जो है एल्गोरिदम का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का कंक्लूज़न क्या है, इतना सब हमने पढ़ाया, इतना सब आपने पढ़ा, इसका कंक्लूज़न क्या है, क्यों पढ़ा आपने, हमने क्यों पढ़ाया, ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में समझते हैं कि मास्टरिंग डीएसए, ठीक है, मास्टरिंग डीएसए इज़ अ क्रूशियल फॉर बिकमिंग ए ग्रेट प्रोग्रामर। क्या है कि डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में महारत हासिल करना एक शानदार प्रोग्रामर बनने के लिए बेहद ज़रूरी है। जब भी आप एक कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर पहली बात तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस रेगुलरली टू स्ट्रेंथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्या करता है कि समस्या समाधान कौशल को मजबूत करने के लिए नियमित अभ्यास करना चाहिए। कोई भी समस्या, जैसे ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप जो है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नेचर है वो आपका कमज़ोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि समस्या समाधान कौशल को मजबूत करने के लिए नियमित अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।